गरीब लड़की की ससुराल में अनोखी होली। रानी को होली का त्योहार बचपन से ही बहुत पसंद था। वह कहती थी, होली कितना खूबसूरत त्योहार है ना, इसमें सब रंग कैसे आपस में घुल मिल जाते हैं, बिल्कुल जीवन की तरह। जीवन में भी हमें एक दूसरे के साथ ऐसे ही मिलकर रहना पड़ता है। रानी हमेशा सबके साथ मिलकर रहना चाहती थी, क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद से वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन एक बेटी की तरह नहीं, बल्कि एक नौकरानी की तरह। और आजकल उसकी चाची हमेशा एक ही बात कहते रहती थी, इस मनहूस लड़की को जल्द से जल्द इस घर से भगाना होगा। 21 साल की हो गई है ये निकम्मी। अजय सुनते हो जी, जल्दी से कोई लड़का देखकर इस मनहूस की शादी करवा दो। रानी भी शादी करना चाहती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि शादी के बाद शायद उसकी जिंदगी में होली की तरह ही रंग भर जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी में आगे चलकर उसको और भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। उसके गांव से दूर एक गांव में राजीव नाम का लड़का अपनी माँ कोकिला के साथ अपनी 5वीं शादी की तैयारी कर रहा था। माँ, बस एक बार ये शादी हो जाने दो, उसके बाद अगले साल जो होली आएगी देखना, उस होली में हमेशा के लिए हम अमर हो जाएंगे। सही कहा तूने बेटा। तांत्रिक माँ के कहने के हिसाब से हमने पहले ही 4 लड़कियों की बलि दे दी है और अब आखिरी बलि की बारी है। उसके बाद कोकिला ने राजीव का रिश्ता रानी के घर भेजा और रिश्ता देखते ही रानी के चाचा चाची बिना सोचे समझे रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे ओ कामचोर लड़की, तेरे लिए लड़का ढूंढा है तेरे चाचा ने, और लड़के का नाम राजीव है और यह इसकी 5वीं शादी है। क्या 5वीं शादी? लेकिन चाची जी, ऐसे लड़के से शादी करना क्या ठीक रहेगा? अच्छा, तो तेरे लिए क्या घोड़े पर चढ़कर कोई राजकुमार आएगा? और तुझ जैसी बदसूरत और मनहूस लड़की को ऐसा लड़का भी मिल रहा है ना, तो उसे अपनी खुशनसीबी समझ। ऊपर से इन लोगों को दहेज भी नहीं चाहिए। रानी को राजीव कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वे अपने चाचा चाची के आगे कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, इसलिए उसे अपने चाचा और चाची की बात माननी ही पड़ी। तभी उसने एक बार अपने चाचा से पूछा, चाचा जी, उस लड़के की पहली 4 बीवियां कहाँ हैं? उन तीनों की तबीयत खराब थी, इसलिए उनकी मौत हो गई। लेकिन चाचा जी, भला तीनों की तीनों एक जैसी बीमारी से कैसे मर सकती है? कुछ तो गड़बड़ है। रानी तब भी कुछ नहीं कर पाई। 1 महीने के अंदर ही रानी और राजीव की शादी हो गई। शादी के पहले रात ही राजीव ने रानी से कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ। मेरी माँ जो भी कुछ कहेगी तुम्हें वो चुपचाप करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ठीक है जी, मैं कर लिया करूँगी। अगले दिन रानी सुबह के 7 बजे उठी। तभी उसके साथ कोकिला गुस्से से उसके पास आई और उसको एक थप्पड़ मार दिया। आह, क्या हुआ माँ जी? आपने मुझे इस तरह थप्पड़ क्यों मारा? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अच्छा, यह कौन सा समय है महारानी जी के उठने का? कल से तुम्हें 4 बजे उठना होगा। यह तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं, जहाँ तुम महारानी की तरह सोती रहोगी। ठीक है माँ जी, कल से मैं सुबह 4 बजे उठूंगी। ठीक है, अब चलकर घर के काम में लग जा। रानी रोते रोते घर के काम करने लग जाती है और काम खत्म करने के बाद रानी कुछ देर के लिए अपने कमरे में गई। तभी वहाँ पर रानी की जेठानी निर्मला आई और धीमी आवाज में रानी से कहा, रानी, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ। दीदी, यह आप क्या कह रही हैं? भाग जाऊं? पर क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? निर्मला अपनी बात कहने ही जा रही थी, तभी वहाँ पर कोकिला आ जाती है और कहती है, अरे देवरानी जेठानी में क्या बातें चल रही है? और निर्मला, तू जा और जाकर अपना काम कर। जी ठीक है माँ जी। निर्मला वहाँ से चली जाती है और रानी भी चुपचाप अपना काम करने लगती है। कोकिला उसके सामने खड़ी होकर उस पर नजर रखती है। यह देखकर रानी सोचती है, भला दीदी ने ऐसा क्यों कहा? मुझे उनसे बात करनी होगी। लेकिन उन दोनों का आपस में बात कर पाना बहुत ही मुश्किल था,
क्योंकि उसकी सास कोकिला हमेशा उसके आसपास ही भटकते रहती थी। लेकिन रानी ने तभी कुछ सोचा। रानी ने कोकिला के खाने में नींद की दवा मिला दी। खाना खाते ही कोकिला वहीं पर सो गई। तभी रानी कहती है, मेरे पास यही सही मौका है जल्दी से दीदी से जाकर बात करने का। उसके बाद रानी निर्मला के कमरे में गई और उनसे बोली, दीदी आप सुबह ऐसा क्यों कह रही थी? रानी, क्योंकि ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे और देवर जी तो हमेशा से यही करते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी चारों बीवियों को मार डाला, वो तुम्हें भी मार डालेंगे रानी। लेकिन क्यों दीदी, वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे ये लोग हमेशा के लिए अमर होना चाहते हैं, इसलिए ये लोग एक तांत्रिक माँ के पास जाते हैं और उसी तांत्रिक माँ ने इन लोगों को ऐसा करने के लिए कहा है। अगर तुम 5 साल तक होली के दिन लड़कियों की बलि दोगे तभी तुम लोग अमर हो पाओगे। हाँ हाँ तांत्रिक माँ, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। उसके बाद निर्मला आगे बताती है, देखो बहन, मेरी पति का देहांत हो चुका है और वे इन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन मुझे भी इस नर्क से बाहर निकलना है। यह सब सुनकर रानी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर निर्मला कहती है, रानी तुम्हारे पास अभी भी 1 साल है और देवर जी 1 साल से ज्यादा किसी भी लड़की के साथ नहीं रहते, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ भाग जाओ रानी, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन दीदी मैं भागकर जाऊंगी कहाँ? अरे अपने मायके चली जाओ। यह सुनकर रानी और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि रानी को अच्छे से पता था उसके चाचा चाची उसे किसी भी कीमत पर दोबारा घर में नहीं रखेंगे। दीदी मुझे अब जो भी करना होगा मैं यहीं रहकर करूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। राजीव और कोकिला हर बात पर रानी को मारते रहते। ऐसे ही कुछ समय गुजरने के बाद पता चला कि रानी माँ बनने वाली है, लेकिन फिर भी उन दरिंदों को रानी पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वे लोग उसे अब पहले से और भी ज्यादा मारने लगे। मार खाते खाते रानी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। एक रात रानी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, शायद मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। इधर रानी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, वहीं उधर कोकिला और राजीव अपने कमरे में बैठकर रानी को मारने का प्लान बना रहे थे। माँ अब होली आने में कुछ ही दिन बचे हैं। हाँ हाँ बेटा, और होली वाले दिन तांत्रिक माँ भी हमारे घर आएगी और उन्हीं के सामने हम रानी की बलि देंगे। दोनों होली के दिन रानी को मारने का प्लान बनाने लगे। निर्मला रानी के कमरे में जाती है और कहती है, देखो रानी, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और मैंने इससे पहले 4 लड़कियों को मरते हुए देखा है, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। प्लीज रानी कुछ करो। लेकिन दीदी मैं क्या करूं और कैसे अपनी जान बचाऊं इन लोगों से? मुझे तो कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। रानी हम एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूँ। इतना बोलकर निर्मला रानी को चुपके से एक जंगल में ले गई। अरे दीदी ये आप मुझे कहाँ ले आई हो? मुझे पता है उन चारों को यहीं पर कहीं दफनाया गया है और वे लोग तुझे भी यहीं पर दफनाने वाले हैं रानी, इसलिए अब तू उन चारों लड़कियों को बुला, क्योंकि वही है जो इन सब में तेरी जान बचा सकती है। उसके बाद निर्मला और रानी उनकी कब्र के पास बैठकर उन्हें बुलाने लगे। तभी कुछ देर बाद चारों की आत्माएं वहां आई। बोलो किस लिए बुलाया है हमें? तभी निर्मला और रानी ने उन्हें सब कुछ बताया। यह सुनकर दूसरी आत्मा ने कहा, उन राक्षसों ने हम चारों की भी जान ली है, तो भला हम तुम्हें क्यों बचाए? हम चारों को तो कोई बचाने नहीं आया था, इसलिए हम भी किसी को नहीं बचाएंगे। चली जाओ यहाँ से। रानी की ये आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई। कुछ दिन और बीत गया और होली का त्योहार आया। होली के दिन सब लोग रंगों के साथ खेलने लगे। चारों तरफ रंगों की तरह खुशियाँ फैल गई। हर तरफ होली की रौनक थी, लेकिन इन सब में भी रानी की जिंदगी बिल्कुल बेरंग थी, क्योंकि उसे पता था आज ही उसका आखिरी दिन है। उसके बाद रानी के घर पर तांत्रिक माँ आती है और तांत्रिक माँ कोकिला से कहती है, कोकिला
बलि की तैयारी शुरू करो। हाँ तांत्रिक माँ। कोकिला ने अपने हाथों से जूस में जहरीली दवाई मिलाई और रानी को बुलाया। अरे ओ रानी बहू, इधर आओ और ये जूस पी लो। नहीं नहीं माँ जी, मेरा भी जूस पीने का मन नहीं है। मन नहीं है मतलब? यह जूस तुम्हें पीना ही होगा, इसलिए चुपचाप से जल्दी से ये पी लो। रानी को पता था कि जूस में जहरीली दवाई मिलाई हुई है, इसलिए वो जूस नहीं पीना चाहती थी, लेकिन वे लोग उसे जबरदस्ती जूस पिलाने लगे। उसका पति राजीव उसका हाथ पकड़ा और उसे जूस पिलाने ही वाले थे, तभी वहाँ पर आत्माओं की हंसी सुनाई दी। रुक जाओ, हम आ गए हैं रानी। क्या तुम सब लोग मुझे बचाने आए हो? हाँ, और इन तीनों को इनके किए की सजा देने आए हैं। तभी उन तीनों आत्माओं ने अपनी शक्तियों से उन तीनों दरिंदों को आग से जलाकर भस्म कर दिया। उसके बाद निर्मला रानी के पास आई। तो बच गई रानी, तो बच गई मेरी बहन। अब हम दोनों इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। हाँ, रानी की जान बच गई। कुछ महीने बाद ही रानी को एक बहुत ही खूबसूरत बेटी हुई और रानी निर्मला और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी उसी घर में रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चंदा नाम की लड़की अपनी माँ सुगंधा के साथ रहती थी। सुगंधा बहुत ही गरीब थी और चंदा उसकी इकलौती बेटी थी। सुगंधा अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो गरीब होने के बावजूद भी उसने अपनी बेटी का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण किया और उसे कभी बाहर निकल के काम करने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि वह डरती थी कि कहीं लोगों को उसकी बेटी के जादुई रेशमी बालों के बारे में ना पता चल जाए। इसलिए वह चंदा को कभी बाहर जाने नहीं देती थी। और जब भी सुगंधा बाहर काम करने के लिए जाया करती थी तो वो चंदा को अंदर कमरे में ले जाकर बंद करके जाती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद चंदा घर से बाहर ना चली जाए। इसलिए वह जब भी काम पर जाती तो चंदा से ये कहकर जाती थी, चंदा बेटी, मेरे जाने के बाद तुम घर के अंदर ही रहना। अपने इस जादुई रेशमी बालों का इस्तेमाल करके घर से बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना बेटा? माँ, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे बाहर जाकर सबके संग खेलना कूदना कितना पसंद है। हाँ हाँ बेटी, मुझे सब पता है, इसलिए तो तुम्हें मना कर रही हूँ कि मैं जब तक घर वापस ना आ जाऊँ तुम बाहर कहीं नहीं जाओगी और अपने घर के अंदर चुपचाप रहोगी। और हाँ, आज मैं जब आऊंगी तो तुम्हें चांदनी रात में गांव घुमाने ले जाऊंगी, इसलिए जब तक मैं ना आ जाऊं तुम अपने घर में ही आराम करना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं आपका इंतजार करूंगी। सुगंधा चंदा को ऐसा बोलकर अपने काम पर चली जाती है और सुगंधा तभी से बैठकर अपनी माँ के आने का इंतजार करती है। तभी थोड़ी देर बाद सुगंधा घर वापस आ जाती है, लेकिन सुगंधा बहुत ही थकी होती है, इसलिए उसका कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता है। वहीं चंदा कब से अपनी माँ के घर आने का इंतजार कर रही थी, इसलिए जब रात हो जाती है तो चंदा अपनी माँ से कहती है, माँ देखो तो बाहर अंधेरा हो गया है और तारे भी निकल आए हैं, और आपने ही तो कहा था कि आप आज मुझे चांदनी रात में गांव घुमाने ले जाओगी, तो अब तो रात हो गई है, तो आप मुझे लेकर चलो ना। मुझे माफ कर देना बेटी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। आज बहुत काम करने की वजह से शरीर में बहुत थकान लग रही है और मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, जिस वजह से मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें बाद में घुमाने ले जाऊंगी। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको इतनी परेशानी हो रही है? आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं आपको कब का अपने रेशमी जादुई बालों से ठीक कर देती और आपके पैरों का दर्द भी खत्म हो जाता। इसलिए अब आप आराम से जाकर लेट जाइए, मैं अभी आपकी सारी तकलीफ को दूर कर देती हूँ। चंदा के ऐसा बोलते ही उसकी माँ जाकर लेट जाती है और चंदा अपने जादुई रेशमी बालों से अपनी माँ के पैरों की मसाज करती है। और वह जैसे ही अपने रेशमी बालों से अपनी माँ के पैरों का मसाज करती है
तो उसकी माँ का सारा दर्द और सारी थकानें दूर हो जाती है, जिस वजह से उसको बहुत ही अच्छी नींद आती है और वह वहीं पर गहरी नींद में सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुगंधा जब काम करने के लिए बाहर गई थी, तभी चंदा अपने जादुई रेशमी बालों से अपने घर की सफाई कर रही होती है। चंदा अपना सारा काम खत्म करके खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगती है। पता नहीं माँ कब आएगी। वो हमेशा ऐसे ही लेट आती है और मुझे हमेशा बोलकर जाती है कि वो मुझे जल्दी आकर घुमाने ले जाएगी, लेकिन वह तो ना तो खुद जल्दी आकर मुझे घुमाने बाहर ले जाती है और ना ही मुझे कहीं बाहर घूमने जाने देती है। बस हमेशा घर में ही बंद करके रखती है, कभी किसी के सामने नहीं जाने देती। पर मेरी माँ मुझे सबकी नजरों से छुपा कर क्यों रखती है, ये बात मुझे समझ में नहीं आता। चंदा ऐसा सोचकर मन ही मन उदास हो जाती है और तभी वह सोचती है, क्यों ना मैं आज खुद ही गाँव में घूमने चली जाऊँ। और वैसे भी माँ तो काम करके शाम को ही घर आती है, फिर तो मेरे पास पूरा समय है गांव घूम कर आने का। तभी चंदा अपने जादुई रेशमी बालों को लंबा करती है और अपने बालों के सहारे खिड़की से बाहर कूद जाती है। और जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ती है, वैसे ही उसकी माँ आ जाती है और गुस्से से उसे देखती है और जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे घर में ले जाती है और उसे घर में ले जाकर कहती है, चंदा बेटी, मैंने तुम्हें मना किया था ना घर से बाहर मत जाना, लेकिन तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो। और इन जादुई रेशमी बालों का इस्तेमाल करने के लिए भी मना किया था ना मैंने। पर माँ, अगर मैं घर से बाहर चली जाऊंगी तो ऐसा क्या हो जाएगा जिसकी वजह से आप मुझे कभी घर से बाहर नहीं जाने देती, हमेशा मुझे घर में बंद करके रखती हो। मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं और बच्चों की तरह बाहर जाकर घूमूं फिरूं, खेलूं कूदूं, लेकिन आप मुझे कभी घर से बाहर नहीं जाने देती हो। और तो और हमारी यहाँ इतनी गरीबी, जिसे मैं चाहूँ तो अपने इन जादुई रेशमी बालों से 2 मिनट में दूर कर सकती हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसा करने भी नहीं देती। आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो माँ? क्या आपको मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? चंदा की ऐसी बातें सुनकर सुगंधा बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, जिसे देखकर चंदा भी उदास हो जाती है और उसे अपनी कही हुई बातों पर पछतावा होने लगता है। तभी चंदा कहती है, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका आज बहुत दिल दुखाया है। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। आप जो बोलोगी मैं वही करूंगी और हमेशा आपकी बात मानूंगी। आप बस चुप हो जाइए माँ। चंदा की बात सुनकर सुगंधा कहती है, चंदा बेटी, आज मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ कि आखिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करती हूँ। बेटी, बहुत समय पहले की बात है, तुम्हारे पापा के पूर्वज कई महान गुरुदेवों की पूजा किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें यह वरदान मिला था कि उनकी आने वाली हर एक पीढ़ी की पहली लड़की के ऐसे ही जादुई रेशमी बाल होंगे और वह इन बालों से गरीब और लाचार लोगों की मदद करेगी, ना कि अपनी। तो ऐसे ही कुछ समय पहले जब तू बहुत छोटी थी, तो तेरी बुआ सुजाता के भी ऐसे ही जादुई सुनहरे रेशमी बाल थे, लेकिन उन्होंने खुद से एक लालची और घमंडी इंसान से शादी कर ली थी। और जब यह बात तुम्हारी दादी को पता चली तो, अरे सुजाता, ये तूने क्या कर दिया? यह लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसने तो तुम्हारे जादुई रेशमी बालों को पाने के लिए तुमसे शादी की है। यह बहुत ही लालची और निकम्मा इंसान है। तुमने अपने लिए यह बहुत ही गलत इंसान को चुना है। मेरा रोहन ऐसा नहीं है, वह तो बहुत ही अच्छे इंसान है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, वह ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तभी जब सुजाता अपनी माँ को समझा रही होती है, तभी रोहन चुपके से उसके जादुई रेशमी बालों को काट देता है। और जैसे ही रोहन उसके बालों को काटता है, तभी सुजाता की सारी जादुई शक्तियाँ चली जाती है और रोहन उससे कहता है, सुजाता, तेरी माँ जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी ये जादुई रेशमी बालों की जरूरत है, जिससे मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा और तुम्हारी इन जादुई रेशमी बालों की शक्तियों से अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान बना लूंगा।
रोहन, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी रोहन वहाँ से सुजाता के बालों को अपने हाथों में लिए हुए जाने लगता है। तभी दूर खड़ी छोटी सी चंदा यह सब देख रही थी और तभी वो अपने बालों से रोहन के गले में फंदा बनाकर उसे वहीं पंखे पर लटका देती है, जिसकी वजह से वहीं पर रोहन की मौत हो जाती है। और सुजाता के सारे बाल काट देने की वजह से सुजाता की सारी जादुई शक्तियाँ चली जाती है और वह एक आम लड़की की तरह अपनी जिंदगी बिताने लगती है। बेटी, बस इसी वजह से मैं तुम्हें दुनिया की नजरों से बचा कर रखती हूँ। तुम्हें कभी कहीं बाहर जाने नहीं देती, हमेशा तुम्हें इस घर में बंद करके रखती हूँ, क्योंकि मैं डरती हूँ कि जो तुम्हारी बुआ के साथ हुआ कहीं वो तुम्हारे साथ न हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देती। और बेटी, मुझे अपनी गरीबी से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे अमीर बनने का शौक नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने इन बालों का कभी भी कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना और हमेशा अपने इन बालों से लोगों की मदद करना। और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने इन जादुई सुनहरे बालों को दुनिया से छुपा कर रखना और एक ऐसे लड़के से शादी करना जिसे तुम्हारे रेशमी बालों से नहीं बल्कि तुमसे प्यार हो। अपनी माँ की बात सुनने के बाद चंदा को अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और वह समझ जाती है कि उसकी माँ उसे घर के अंदर कैद करके क्यों रखती है और क्यों लोगों के सामने उसे जाने नहीं देती है। इसलिए अब चंदा अपनी माँ की बात सुनकर वैसे ही रहने लग जाती है जैसा उसकी माँ उससे चाहती थी। और ऐसे ही समय बीतता रहा और समय के साथ साथ अब चंदा भी बड़ी हो गई। और ऐसे ही एक दिन सुगंधा को काम से घर आने में देर हो जाता है और वहाँ चंदा खिड़की के पास खड़ी हुई अपनी माँ का इंतजार करती है और वह मन में सोचती है, आज माँ इतनी लेट कैसे हो गई? इतना टाइम तो उन्हें कभी नहीं लगता, कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है, अब मैं क्या करूँ? तभी चंदा को अपनी माँ की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है और वह फिर से बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और जब वो अपनी माँ को ढूंढ रही होती है तभी उसकी रास्ते में एक राहुल नाम के लड़के से मुलाकात होती है और वह उसकी माँ को ढूंढने में उसकी मदद करता है। लेकिन अफसोस, सुगंधा उसे कहीं नहीं मिलती और वह निराश होकर उस लड़के राहुल के संग घर वापस आ जाती है। और जब वह घर वापस आती है तब वह देखती है सुगंधा घर आ चुकी होती है और वह अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वह भागकर अपनी माँ को गले से लगा लेती है और कहती है, माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको पता है मैं कितनी डर गई थी और इसी वजह से मैं आपको ढूंढने के लिए घर से बाहर भी चली गई थी। मुझे माफ कर देना बेटा, वो मुझे थोड़े काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ गया था, इसलिए मुझे आने में इतनी देर हो गई। लेकिन तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है और तुम इसे कैसे जानती हो? नमस्ते आंटी, मेरा नाम राहुल है और हमारी मुलाकात आज ही हुई है। दरअसल बात यह है कि मैं अपने काम से कहीं जा रहा था, तभी मैंने चंदा को सड़क पर बहुत परेशान देखा, इसलिए इनकी मदद करने के लिए मैं इनके साथ आ गया, क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी बेटी की मदद की, लेकिन तुम अब वापस जा सकते हो। सुगंधा राहुल को इस तरह जाने के लिए बोल देती है, लेकिन राहुल वहाँ से उस समय तो चला जाता है, लेकिन चंदा उसे दिल से भा गई थी और वह मन ही मन उससे प्यार करने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं और चंदा उसे अपने जादुई रेशमी बालों का सच भी बता देती है। लेकिन तब भी राहुल को उससे ही प्यार होता है, उसे उसके बालों का कोई लालच नहीं होता है। जब यह बात चंदा की माँ सुगंधा को पता चलती है तब वह उन दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी करवा देती है और शादी के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और चंदा अपनी जादुई रेशमी बालों से गरीब और लाचार लोगों की मदद करने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी?
मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तब मिलते हो ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।